आज हम लोग एपिथेलियम टिश्यू का पार्ट 4 पढ़ने जा रहे हैं और आज की क्लास में हम मॉडिफिकेशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फ्री एंड ऑफ द एपिथेलियल सेल्स, मतलब कि उपकला कोशिकाओं की जो कोशिका झिल्ली की स्वतंत्र सतह है उसके रूपांतरण हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। वापस से बोल रहा हूं, उपकला कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली की जो स्वतंत्र सतह है, राइट, उसके रूपांतरण हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू स्टडी द मॉडिफिकेशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द फ्री एंड ऑफ द एपिथेलियल सेल। और आप ये तो सब जानते हैं ना कि जो एपिथेलियम होती है वो या तो बाह्य वातावरण की ओर फेस करती है या किसी एक होलो ऑर्गन की तरफ क्या करती है, फेस करती है। और इसका काम क्या है, या तो किसी चीज को कवर करना या प्रोटेक्ट करना। ठीक है, तो यदि मैं उन उपकला कोशिकाओं की स्वतंत्र सतह की जो कोशिका झिल्ली है उसके रूपांतरण की मैं बात करूं तो तीन चीजें सामने आती है जो आपने अलग अलग जगह पर पढ़ी होगी। एक तो है माइक्रोविलाई, आपने बहुत जगह पे सुने हैं, अभी खूब सारे एग्जांपल्स यहां पर आएंगे। दूसरा है सीलिया या जिसको कि हम काइनोसीलिया भी कहते हैं। और तीसरा जो है वो कौन है, स्टीरियोसीलिया। सो सबसे पहली चीज हम लोग माइक्रोविलाई पढ़ेंगे। आपने ये माइक्रोविलाई के बारे में, इंटेस्टाइन वगैरह जो होते हैं वहां पर तो आपने सुने ही है कि शिश्नांकुर होते हैं। तो वास्तव में ये मॉडिफिकेशंस हैं। ये जो उपकला कोशिका होती है उसके ऊपर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फ्री एंड होता है उसकी मॉडिफिकेशन है बेसिकली ये माइक्रोविलाईज। और माइक्रोविलाई जो होते हैं इनको हिंदी में हम शिश्नांकुर कहते हैं, जैसे कि नेम शो कर रहा है माइक्रोविलाई। तो ये बात तो तय है कि लंबे तो होंगे नहीं। ये कैसे होते हैं, अति सूक्ष्म होते हैं, दे आर वेरी मच माइन्यूट। अति सूक्ष्म जीव द्रव्य प्रवर्ध हैं, दीज आर वेरी स्मॉल। और हम ये कह सकते हैं अति सूक्ष्म जीव द्रव्य प्रवर्ध हैं, दीज आर वेरी स्मॉल प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस। ये जो माइक्रोविलाई होते हैं वो गतिहीन होते हैं, राइट। ये टोटली कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। ये अकुंचनशील होते हैं, इनका कॉन्ट्रैक्शन से कोई वास्ता नहीं है। दे आर नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल, दे आर नॉन मोटाइल, राइट, एंड दे आर जीव द्रव्य प्रोसेसेस या जिसको कि हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस। ठीक है, ये अवशोषण में मददगार होते हैं। माइक्रोविलाई सब जानते हैं कि आंत्र के अंदर ये पाए जाते हैं और इनका संबंध जो है वो किससे है, अवशोषण के क्षेत्रफल को बढ़ाना। आपने ये तो सुना ही होगा। तो इनका कार्य क्या है, ये अवशोषण से संबंधित होते हैं या अवशोषण में मदद करते हैं, ये उत्सर्जन के अंदर मदद करते हैं और ये सिक्रीशन में, स्त्रवन में मदद करते हैं। वापस से बोल रहा हूँ, दे आर हेल्पफुल इन एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन एंड सेक्रीशन। ये अवशोषण में मदद करते हैं, उत्सर्जन में मदद करते हैं और स्त्रवन में मदद करते हैं। और ये सरफेस एरिया को 20 गुना तक बढ़ा देते हैं। वैसे भी इंटेस्टाइन के अंदर ये एब्जॉर्प्शन के लिए क्षेत्रफल को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो ये तलीय क्षेत्रफल को लगभग 20 गुना क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। एंड वेयर दे आर फाउंड, ये माइक्रोविलाई कहाँ होते हैं, तो दे आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। वेयर दे आर फाउंड, दे आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, आंत्र की भित्तियों के अंदर पाए जाते हैं, गॉल ब्लैडर के अंदर पाए जाते हैं और समीपस्थ कुंडलित नलिका में भी पाए जाते हैं। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल, ये जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल है ये तो आप जानते हैं ना, नेफ्रॉन का भाग है। और जब भी हम लोग नेफ्रॉन का ये जो पीसीटी वाला भाग पढ़ाते हैं जिसको कि समीपस्थ कुंडलित नलिका या हम शॉर्ट के अंदर पीसीटी कह देते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल, उसके अंदर खूब सारे आपने सुना होगा माइक्रोविलाई होते हैं। और वहां पर आपने देखा होगा कि लगभग 65% से लेकर और 80% तक का जो चयनात्मक पुनः अवशोषण होता है वो पीसीटी के अंदर होता है। और इसीलिए पीसीटी के अंदर क्योंकि बहुत ज्यादा पुनः अवशोषण होता है, इसलिए उस पुनः अवशोषण के अंदर मदद करने के लिए वहां पर कौन होते हैं, ये माइक्रोविलाईज होते हैं। आर यू गेटिंग? सो माइक्रोविलाई कहाँ पर, दे आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, दे आर फाउंड इन द गॉल ब्लैडर, दे आर फाउंड इन द वॉल ऑफ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल यानी कि समीपस्थ कुंडलित नलिका में पाए जाते हैं। तो ये तो पहले मॉडिफिकेशन हो गए कोशिका झिल्ली के, और वो है माइक्रोविलाई। दूसरे बहुत कॉमन चीज आपने सुनी होगी सीलिया, या आप इनको पक्ष्म कहिए या पक्ष्माभ कहिए या इनको हम काइनोसीलिया भी कह सकते हैं। अब देखिए सीलिया जो है वो कंपैरेटिवली माइक्रोविलाई से क्या लंबे हैं, दे आर लॉन्ग, ये बेलनाकार होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, जीव द्रव्य प्रवर्ध यानी कि ये प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस होते हैं, ये गतिशील होते हैं। आप देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है माइक्रोविलाई और सीलिया के अंदर।
ये गतिहीन थे, नॉन मोटाइल थे, ये मोटाइल है, गतिशील है। ये अकुंचनशील होते हैं, नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल होते हैं, ये संकुचनशील होते हैं यानी कि कॉन्ट्रेक्टाइल होते हैं। अच्छा, सभी सीलिया एक निश्चित दिशा में क्या करते हैं, गति करते हैं। वैसे भी आपने सुना होगा सीलिया जो होते हैं वो हमेशा इनका संबंध किससे है, गति से है। तो सभी सीलिया एक निश्चित दिशा में गति करते हैं। फ्लैजिला तो क्या होता है कि अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर सकता है, लेकिन सीलिया जो होते हैं वो हमेशा कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट शो करते हैं, एक ही दिशा में गति करते हैं। मान लीजिए कि एक सीलिया इधर जा रहा है तो सारे के सारे सीलिया उधर ही मुड़कर और क्या करेंगे, उस डायरेक्शन के अंदर ही गति करेंगे। तो सभी सीलिया एक निश्चित डायरेक्शन में गति करते हैं। प्लस इनका कार्य क्या होता है, ये म्यूकस को या कणों को, पार्टिकल्स को, राइट, पार्टिकल्स को एक निश्चित दिशा में गति करवाते हैं। क्योंकि ये खुद एक निश्चित दिशा में गति करते हैं तो म्यूकस को या किसी पार्टिकल को निश्चित दिशा में गति करवाते हैं। इसका मतलब साफ है कि सीलिया का जो संबंध है वो संवहन से है, चालन से है। तो ये संवहन या चालन में क्या करते हैं, मदद करते हैं। और इनकी उत्पत्ति बेसल ग्रेन्यूल से होती है, आधार कणिका से होती है। आपने सुना होगा जब भी हम लोग सेल बायोलॉजी वगैरह पढ़ाते हैं तो ये बताते हैं कि सीलिया और फ्लैजिला की जो उत्पत्ति होती है वो किससे होती है, बेसल ग्रेन्यूल से होती है। अभी हम किसकी चर्चा कर रहे हैं, सीलिया की। तो इनकी उत्पत्ति आधार कणिका से होती है। इनकी उत्पत्ति किससे होती है, बेसल ग्रेन्यूल या आधार कणिका से होती है। ध्यान रखना, इनकी उत्पत्ति किससे होती है, आधार कणिका से होती है, बेसल ग्रेन्यूल से होती है। आप बेसल ग्रेन्यूल को ब्लीफेरोप्लास्ट भी कह सकते हो। अच्छा, अब ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो सीलिया का काम होता है गति करना। तो जिन जिन ऑर्गन्स के अंदर किसी चीज की गति होती है वहां पर ये पाए जाते हैं। आप देखते ही शायद पहचान पाओगे कि दे आर फाउंड इन फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब तो सब समझते हो ना, अंडवाहिनी। फैलोपियन ट्यूब का मतलब क्या होता है, अंडवाहिनी। तो अंडवाहिनी के अंदर किसकी गति होती है, अंडाणु की गति होती है गर्भाशय की तरफ, यूट्रस की तरफ। तो ये फैलोपियन ट्यूब के अंदर पाए जाते हैं क्योंकि वहां पर ओवम की गति होती है। ये ट्रैकिया के अंदर पाए जाते हैं। ट्रैकिया सब समझते हो, दैट इज श्वास नली। श्वास नली के अंदर भी क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं, राइट। और ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल समझते हो ना, ट्रैकिया डिवाइड होती है तो ब्रोंकाई बनाती है और ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल्स बनती है, श्वसनिकाएं बनती है। यूट्रस के अंदर भी ये पाए जाते हैं, गर्भाशय के अंदर भी पाए जाते हैं। और इपेंडाइमल एपिथेलियम, इपेंडाइमल एपिथेलियम आपने सुना होगा, मैंने अभी मेरे चैनल के ऊपर एक वीडियो अपलोड किया था मैंने, वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन। तो वो जो ब्रेन की जो वेंट्रिकल्स है, मस्तिष्क की गुहाएं जो होती है, राइट, उनको घेरे हुए जो है वो कौन होती है, इपेंडाइमल एपिथेलियम होती है, इपेंडाइमल उपकला। तो ये जो इपेंडाइमल एपिथेलियम को घेरे हुए, ये जो एपेंडाइमल एपिथेलियम जो मस्तिष्क की गुहाओं को घेरे रहती है, वहां पर क्या काम होता है इनका, हियर फंक्शन ऑफ द सीलिया इज टू कंडक्ट सब्सटेंसेस इन सीएसएफ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इपेंडाइमल एपिथेलियम से भी संबंधित कौन होंगे, सीलिया होंगे। तो वो जो सीलिया होते हैं उनका वहां पर फंक्शन क्या होगा, हियर फंक्शन ऑफ द सीलिया इज टू कंडक्ट सब्सटेंसेस इन सीएसएफ। मतलब सेरिब्रोस्पाइनल द्रव्य के अंदर, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर सब्सटेंसेस को कंडक्ट करना जो है वो वहां पर किसका काम होता है, सीलिया का होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सीलियाज होते हैं वो कई सारे हॉलो ऑर्गन्स होते हैं, उनसे संबंधित होते हैं, जैसे कि फैलोपियन ट्यूब है, ट्रैकिया है, ब्रोंकियोल्स है, यूट्रस है, मस्तिष्क की गुहाओं को घेरे हुए जो इपेंडाइमल एपिथेलियम है ना, वहां पर सब पर क्या पाए जाते हैं, सीलिया पाए जाते हैं। अब मैं एक उपकला कोशिका की कोशिका झिल्ली का, उपकला कोशिका की कोशिका झिल्ली का जो फ्री एंड है उसका एक और रूपांतरण यहाँ पर पढ़ाने जा रहा हूँ, और वो है स्टीरियोसीलिया। स्टीरियोसीलिया को हिंदी में दृढ़ पक्षमाप कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, दृढ़ पक्षमाप, स्टीरियोसीलिया। ये भी लंबे होते हैं और ये भी जीवद्रव्य प्रवर्ध होते हैं। दे आर ऑल्सो लॉन्ग प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस। ये भी लंबे होते हैं और जीवद्रव्य प्रवर्ध होते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि ये गतिहीन होते हैं। देखो सीलिया यानी कि काइनोसीलिया और स्टीरियोसीलिया में क्या फर्क है, ये गतिहीन है, नॉन मोटाइल है, ये गतिशील है, मोटाइल है। ये अकुंचनशील होते हैं, नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल होते हैं, ये संकुचनशील होते हैं, यानी कि ये तो है गए कॉन्ट्रेक्टाइल और ये कैसे असंकुचनशील यानी कि नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल होते हैं। ये तलीय क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं, ये भी क्या करते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ाने का क्या करते हैं, काम करते हैं। और इनकी जो कोशिका झिल्ली होती है, इनकी जो कोशिका झिल्ली होती है वो बहुत मोटी और दृढ़ होती है, रिजिड होती है, ठीक है। और ये जो स्टीरियोसीलिया होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, तो स्टीरियोसीलिया पाए जाते हैं एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस समझते हो ना,
वृषण से जुड़ा हुआ एक भाग होता है जिसको बोलते हैं अधिवृषण, राइट। एपिडिडाइमस के अंदर स्टीरियोसीलिया होते हैं। और दूसरी जो चीज है वो क्या है, वास्ट डिफरेंस, शुक्रवाहिनी। तो शुक्रवाहिनी जो कि नरजनन तंत्र का एक भाग है, शुक्रवाहिनी यानी कि वास्ट डिफरेंस, उसके अंदर भी क्या पाए जाते हैं, स्टीरियोसीलिया पाए जाते हैं। तो स्टीरियोसीलियास कैन बी फाउंड इन एपिडिडाइमस एंड वास्ट डिफरेंस, ये अधिवृषण और शुक्रवाहिनी में भी पाए जाते हैं। तो कम से कम आपको ये जो वर्ड्स आते हैं बायोलॉजी के अंदर अलग अलग जगह पर, माइक्रोविलाई, सीलिया या काइनोसीलिया और स्टीरियोसीलिया, इनके बीच में भी आपको विभेद मालूम होना चाहिए। तो वास्तव में ये जो थे, राइट, वो उपकला कोशिकाओं की स्वतंत्र सतह की जो कोशिका झिल्ली थी उसके ये 3 प्रकार के क्या थे, रूपांतरण थे, माइक्रोविलाई, सीलिया और स्टीरियोसीलिया। ये पार्ट 4 था। इससे पहले मैंने 3 पार्ट्स को अपलोड कर दिया है, उनको भी आप जरूर देखें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो एपिथेलियम टिश्यू है इसका ओरिजिन कैसे हुआ और उसके क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 5 के अंदर। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग मी।